दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी 11 साल की लड़की की जिंदगी के बारे में जिसकी पूरी फैमिली को समुद्र के बीचों बीच मार दिया गया और 11 साल की लड़की किस तरह अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब होती है। दोस्तों इस लड़की का नाम है टेरी जो दुपेरॉल्ट और इसका सरनेम है द सी ऑर्फन यानी समुद्री अनाथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस पूरी कहानी और घटनाक्रम के बारे में कि कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ। लेकिन अगर वीडियो आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये स्टोरी बिना किसी देरी के। दोस्तों ये बात है 1961 की, जब दुपेरॉल्ट फैमिली अपना वेकेशन समुद्र के बीचों बीच स्पेंड करने का डिसीजन लेती है। और इस वेकेशन में 5 लोग शामिल होते हैं, टेरी जो दुपेरॉल्ट के फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। और ये 5 लोग एक शिप हायर करते हैं जिस शिप का नाम था ब्लू बेले शिप और इस शिप के कैप्टन का नाम था जूलियन हार्वी। जूलियन हार्वी उस टाइम पर एक नाम जाना पहचाना नाम था और जूलियन हार्वी इस लड़की के पिता के साथ पहले काम भी कर चुके थे। तो इस लड़की के पिता ने खुद ही जूलियन हार्वी को इस शिप का कैप्टन अपॉइंट किया था। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको शिप के कैप्टन का नाम जूलियन हार्वी बहुत खास तरह से याद रखना होगा, क्योंकि जूलियन हार्वी ने इस वेकेशन के एंड होते होते एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचना दूर, कोई इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस शिप का कैप्टन जो पहचान वाला है और अच्छा खासा एकदम बिल्कुल ठीक इंसान है, वो किस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जूलियन हार्वी और इस शिप की जर्नी को। तो दोस्तों 8 नवंबर 1961 को ये शिप अपने फर्स्ट शुरुआत करती है अपनी जर्नी की। लेकिन इसमें यहीं पर एक और करैक्टर ऐड होता है, इस शिप के कैप्टन की वाइफ नी जॉर्डन। दोस्तों नी जॉर्डन को वहां पर एज अ कुक अपॉइंट किया गया था और नी जॉर्डन यानी शिप की कैप्टन की वाइफ ही एक ऐसा करैक्टर थी जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली का मर्डर हुआ और एक लड़की जो सिर्फ 11 साल की थी और उस लड़की ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तो दोस्तों 8 नवंबर 1961 से शुरू हुई जर्नी 12 नवंबर 1961 यानी 4 दिन चलती है और अपने लास्ट दिन यानी अगले दिन इनको वापस होना था। और उसी रात सबसे भयानक घटनाक्रम घटित होता है यानी कि मास मर्डर। दोस्तों ये कहानी टेरी जो दुपेरॉल्ट ने अपने रेस्क्यू होने के बाद अपने स्टेटमेंट में बताई कि किस तरह ये सारी चीजें हुई। तो बात करेंगे पहले रेस्क्यू यानी कि कैप्टन का रेस्क्यू। इस कहानी में इस कैरेक्टर में सिर्फ 2 लोग वापस हुए थे, एक टेरी जो दुपेरॉल्ट 11 साल की लड़की और शिप का कैप्टन जिसने सब लोगों का मर्डर किया था। दोस्तों रेस्क्यू होने के बाद टेरी जो दुपेरॉल्ट ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 12 नवंबर की रात को टेरी जो अपना डिनर करने के बाद रेस्ट करने के लिए अपने केबिन में चली जाती है और उसकी पूरी फैमिली और शिप का कैप्टन और कैप्टन की वाइफ डेक पर यानी जो फ्लोट एरिया होता है वहां पर रह जाते हैं। और उसके कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है और उसको महसूस होता है कि उसके भाई की चीख की आवाज है। लेकिन उस चीख की आवाज के साथ जैसे ही टेरी जो दुपेरॉल्ट बाहर आकर देखती है तो देखती है कि उसके भाई और उसकी माँ की लाश उसकी नजर के सामने थी और डेक पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और सामने खड़ा था शिप का कैप्टन जूलियन हार्वी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जूलियन हार्वी ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो इंसान था जिसने पूरी फैमिली का मास मर्डर किया। दोस्तों जूलियन हार्वी ने ना सिर्फ इस टेरी जो दुपेरॉल्ट के भाई और उसकी माँ का मर्डर किया था, बल्कि उसके फादर, सिस्टर और अपनी वाइफ का भी मर्डर किया था। लेकिन शिप के कैप्टन ने ऐसा क्यों किया? सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बावजूद शिप के कैप्टन ने ऐसा क्यों किया? इस घटना को देखने के बाद जैसे ही शिप के कैप्टन की नजर पड़ती है टेरी जो दुपेरॉल्ट पे, वो एक कड़क आवाज में उसको चीख कर बोलता है वापस जाओ। और टेरी जो दुपेरॉल्ट ये देखकर इतना सहम गई थी कि उसकी कुछ बोलने करने की हिम्मत नहीं होती, वो सेम टाइम अपने केबिन में वापस आ जाती है। और फिर दोस्तों टेरी जो दुपेरॉल्ट को जो आवाजें आती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। टेरी जो दुपेरॉल्ट को जो आवाजें आती हैं वो हैमर यानी हथौड़े से किसी को कुचलने की आवाजें आती हैं, तोड़फोड़ की आवाजें आती हैं। टेरी जो दुपेरॉल्ट कुछ देर के बाद अपने केबिन से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका शिप का कैप्टन एक छोटी नाव को साइड से निकाल रहा है और उसमें कुछ सामान रख रहा है। उसको देखने के साथ टेरी जो दुपेरॉल्ट को बोलता है कि इस नाव की जो रस्सी है वो तुझे पकड़नी है। वो लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती है और उस रस्सी को पकड़ती है, क्योंकि ये शिप डूबने भी लगी थी। उस लड़की को कुछ आइडिया नहीं था कि ये शिप जो 4 दिन से बिल्कुल ठीक चल रही थी अब किस वजह से और कैसे डूब रही है, क्यों इसमें पानी भर रहा है। वो सिर्फ उसका भयानक चेहरा देखती है और उसकी बात मानती है। जैसे वो छोटी नाव में सामान रखता है उस लड़की के हाथ से उस नाव की रस्सी छूट जाती है और उस रस्सी छूटने का ही मेन रीजन था जो उस शिप के कैप्टन उस लड़की को नहीं मार पाता है। जैसे ही शिप का कैप्टन देखता है कि उस लड़की के हाथ से उस छोटी नाव की रस्सी
छूट गई है, जिस छोटी नाव के जरिए उस शिप के कैप्टन को उस समुद्र से बाहर आना था, वो उस लड़की को उस शिप पर, डूबती हुई शिप पर छोड़कर उस नाव में बैठकर वहां से निकल जाता है, ये सोचकर के ये शिप तो डूब ही रही है, यहाँ कोई आसपास है भी नहीं और इसलिए ये लड़की भी मर जाएगी, ये सोचकर वो वहां से सेम टाइम उस छोटी नाव में सवार होकर निकल जाता है। और वहां पर बचती है सिर्फ वो एक लड़की, उसकी फैमिली का मर्डर और डूबती हुई नाव। लेकिन किसी तरह से उस लड़की को भी वहां से जिंदा वापस निकलना था, क्योंकि कुदरत को यही मंजूर था, क्योंकि वो लड़की ही थी जिसने ये सारा केस बात को बताया और हमारे सामने यानी दुनिया के सामने ये कहानी सामने आई। और दोस्तों, इस तरह शिप का कैप्टन पूरी फैमिली का मर्डर करने के बाद और उस लड़की को मरने के लिए छोड़ने के बाद छोटी नाव पर सवार होकर इसके एक सिबलिंग की लाश भी उस छोटी नाव पर रखता है और बहुत सारा सामान, सर्वाइविंग टूल्स उस छोटी नाव पर रखकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि शिप पर बहुत सारे सर्वाइवल ऑप्शंस होते हैं, उसी तरह उस लड़की को भी एक छोटी सी नाव, बहुत छोटी थी, जिसमें सही से लेटा या बैठा भी नहीं जा सकता था, वो नाव उस छोटी लड़की को मिल जाती है और वो छोटी लड़की भी किसी तरह मैनेज करके वहां से उस नाव में सवार होकर आगे बढ़ जाती है और इस तरह ही इन दोनों का रेस्क्यू होता है। तो पहले हम बात करेंगे शिप के कैप्टन के रेस्क्यू की और उसका स्टेटमेंट। लड़की का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, लेकिन शिप के कैप्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शिप का कैप्टन जूलियन हार्वे बहुत अच्छे से उस एरिया को जानता था और वो ये भी जानता था कि यहाँ से बहुत सारी शिप्स गुजरती हैं, जिसमें से कोई ना कोई शिप की नजर उस पर पड़ेगी और कोई ना कोई उसका रेस्क्यू कर लेगा। और अपनी उस स्टोरी को उसने रियलिस्टिक बनाने के लिए अपने साथ इस छोटी सी नाव में उस लड़की के सिबलिंग को भी कैरी किया था, ताकि वो ये बता सके कि उसकी नाव तूफान में फंस गई या कोई घटना हुई और उसकी वजह सारे लोग मारे गए और उसने किस तरह एक बच्चे को अपने साथ कैरी किया है। दोस्तों, ये घटना ठीक होती है अगले दिन, यानी 12 नवंबर को ये घटना हुई थी और 13 नवंबर को उधर से गुजरने वाले गल्फ लाइन के ऑयल टैंकर शिप की नजर पड़ती है। बहुत दूर एक इंसान है जो बहुत छोटी नाव पर है और मदद के लिए आवाज लगा रहा है और इस तरह उसका रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू होने के बाद जैसे वो इंसान बताता है कि उसके साथ एक घटना हुई, घटना में उसकी शिप डूब गई और सारे लोगों का कुछ नहीं पता, उनका संपर्क टूट गया है। किसी तरह से वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके साथ उस टेरी जो दुपेरोल्ट के सिबलिंग की डेड बॉडी थी उसके बारे में बताता है कि किसी तरह उसको सर बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाया और उसकी लाश को अपने साथ में लेकर कैरी कर रहा है। दोस्तों, उसके रेस्क्यू के साथ ही शिप के कैप्टन को एक अजीब सा अंदाजा और शक हुआ कि जब इस इंसान ने इतनी विषम परिस्थितियों में वहां से निकला है और सब कुछ किया है, तो इसकी जो छोटी सी नाव है उसमें बहुत सारा सर्वाइविंग मटेरियल्स कहां से आया, क्योंकि उसको पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो उसने बहुत सारा उसमें सर्वाइविंग मटेरियल्स रखा हुआ था और इसके साथ ही उसको थोड़ी सी नजर पड़ती है। और इसके साथ ही गल्फ ऑयल का ये शिप वहां के कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करता है और इस बंदे को उनके हवाले कर दिया जाता है और उनके साथ भी इस बंदे का सेम स्टेटमेंट होता है, यानी शिप के कैप्टन जूलियन हार्वे का सेम स्टेटमेंट होता है कि एक घटना हुई और उस घटना के साथ ही सारे लोगों की डेथ हो गई और हमारी शिप पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से शिप डूब गई और सारे लोगों का कुछ नहीं पता, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और इसके साथ ही इनको लोगों को शक तो होता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो ये इंसान अगर कुछ गलत करेगा, यानी इट मीन्स अगर ये कुछ मर्डर वगैरह करेगा तो क्यों करेगा, सब कुछ ठीक है, वेल सेटल है। इवन इसकी वाइफ का भी उसमें कुछ पता नहीं है, तो उन लोगों को इत्मीनान हुआ उसकी बात पर, उनको लगा कि कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन उनको शक था, लेकिन उन्होंने ये जांच आगे नहीं बढ़ाई और उसको घर जाने दिया और इन्होंने बाकी लोगों की सर्च जो थी वो जारी रखी कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ है, ये केस क्लोज नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे टेरी जो दुपेरोल्ट यानी 11 साल की उस मासूम लड़की के रेस्क्यू के बारे में। दोस्तों, 12 तारीख को ये मर्डर हुआ था, 13 तारीख को शिप के कैप्टन का रेस्क्यू हो गया था, लेकिन उसके बाद 16 तारीख तक आते आते इस लड़की का रेस्क्यू हुआ, यानी करीब करीब 84 घंटे तक ये लड़की उस छोटी सी नाव में समुद्र में बिना किसी शेल्टर, पानी, खाने और बिना किसी मदद के सिर्फ तैरती रही और फाइनली उसका रेस्क्यू किया गया। जब उसका रेस्क्यू किया गया तो वो लड़की बोलने के लायक नहीं थी, उसके ओंठ सूखे हुए थे जिसमें जान नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे ही वहां पर ये शिप, दूसरा शिप ग्रीक फ्रेटर नाम का एक शिप जिसके कैप्टन थे कैप्टन थियो, इसको रेस्क्यू करते हैं, सेम टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस लेकर जाती है और फिर जैसे उस लड़की को ट्रीटमेंट किया जाता है, उस लड़की का स्टेटमेंट लिया जाता है और जब स्टेटमेंट दिया जाता है उस स्टेटमेंट के साथ मैच किया जाता है तो ये कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट थी।
तो दोस्तों होता क्या है, 12 तारीख को मर्डर, 13 तारीख को शिप के कैप्टन का रेस्क्यू, 16 तारीख को दूसरा रेस्क्यू, यानी जिस लड़की को उस कैप्टन ने शिप पर ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो लड़की इस शिप के साथ ही डूब जाएगी, उस लड़की का रेस्क्यू होता है 16 नवंबर को। और 17 नवंबर को जैसे ही उस शिप के कैप्टन को ये पता चलता है कि उस लड़की का रेस्क्यू हो गया, उसके पैरों से समझ लो जमीन खिसक जाती है और वो बिना किसी देर किए अपना सुसाइड कर लेता है और इस तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। उस लड़की का स्टेटमेंट आने से पहले शिप के कैप्टन ने सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, क्योंकि उसके बताया गया था कि लड़की बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और आज या कल वो पुलिस से बात करेगी। तो उसको समझ में आ गया कि उस लड़की ने तो सब कुछ होते हुए देखा है और इस तरह इस कहानी का एंड नहीं होता है, क्योंकि एक मेन कैरेक्टर कि उस शिप के कैप्टन ने सब कुछ ठीक था तो इतने सारे मर्डर, इतना सारा कुछ क्यों किया? सब कुछ अपने पुराने दोस्त को जानने के बाद उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी, अपनी वाइफ खत्म कर दी। तो दोस्तों अब लास्ट चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ इसी सवाल के बारे में कि शिप के कैप्टन ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों शिप के कैप्टन जूलियन हार्वे का इस घटना को अंजाम देने के पीछे जो पुलिस ने उसकी मौत के बाद रिसर्च की तो पता चला कि सबसे बड़ा और मेन रीजन था उसकी वाइफ के नाम पर ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट, जिसका अमाउंट था $20,000। दोस्तों 1961 के दौर में ये बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी और जूलियन हार्वे ने ये ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम किया था। दोस्तों इससे पहले भी जूलियन हार्वे ने इस तरह के कई केस किए थे। जब उसकी हिस्ट्री तलाशी गई तो पता चला कि उसकी बहुत टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जूलियन हार्वे ने सर्वाइव किया था और उसकी पहली बीवी और माँ की डेथ हो गई थी। दोस्तों ये जूलियन हार्वे की पहली नहीं और भी इसकी शादी हुई थी, बाद की बीवी थी। तो दोस्तों इसमें और भी इसके शिप एक्सीडेंट के केस थे जिसमें इसने इंश्योरेंस क्लेम करके पैसा अपने हाथ में लिया था। लेकिन दोस्तों किस्मत को हर बार एक जैसा नहीं मंजूर होता और यहाँ पर जब शिप पर जूलियन हार्वे अपनी वाइफ का मर्डर करता है तो उस मर्डर के साथ इसमें इस लड़की का फादर उसको देख लेता है, जिसकी वजह से जूलियन हार्वे को लगता है कि अब तो मेरी राज खुलना ही है, तो वो उस पूरी फैमिली का ही सफाया कर देता है। दोस्तों एक कहानी है ब्लू बेले नाम के शिप पर हुए एक ऐसे मास मर्डर की जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया और बची तो सिर्फ 11 साल की लड़की, और किस तरह उस लड़की ने सरवाइव किया 84 घंटे तक बिना खाना पानी और किसी मदद के, और किस तरह ये कहानी बाहर आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इनक्रेडिबल स्टोरी।